स्टूडेंट्स, अभी बच्चा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेक्शन सेकंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आपने इक्वेशन नंबर 8 तक तो हो गया था हमारा। उसके बाद हमने लास्ट बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया था, जो कि क्या बोल रही थी बच्चा जी लास्ट बाउंड्री कंडीशन की टी जो है वो टी ऑफ एक्स कॉमा जीरो के लिए काम करेगा जब स्मॉल टी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो स्मॉल टी जीरो होने पे हमारे को कैपिटल टी की दो वैल्यूज़ दे रखी थी, जो कि 0 टू पाई बाय 2 के अलग थी और पाई बाय 2 टू पाई के लिए अलग थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब इसको कैपिटल टी में रखा एज स्मॉल टी अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, अब जैसे मेरे को इस इंटरवल को मैं ब्रेक कर दूंगा 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई में, वैसे मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बच्चा जी बाय फोरियर सीरीज मैंने आपको बता दिया था सारा। तो फोरियर सीरीज से मैं क्या लेकर चला कि जो भी फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज क्या बोलती थी कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू जो रहेगी वो इक्वल रहेगी 2 अपॉन अपर लिमिट, और अपर लिमिट एक्स की क्या थी जिसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी अपर लिमिट क्या थी, पाई। ठीक है, और दिस फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन काम कर रहा है वो एज इट इज़, और साइन एन पाई एक्स अपॉन अपर लिमिट, तो एन पाई एक्स जब मैं लिखूंगा अपॉन अपर लिमिट करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं टी की वैल्यू को यूज़ करने के लिए इस इंटरवल को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 0 टू पाई बाय 2 में अलग कर दिया और पाई बाय 2 टू पाई में अलग कर दिया। ठीक है, अभी 0 टू पाई के लिए टी की वैल्यू हमारी को क्या दे रखी थी स्टूडेंट्स, 0 टू पाई बाय 2 के लिए, 0 टू पाई बाय 2 के लिए हमारे को टी की वैल्यू एक्स दे रखी थी और पाई बाय 2 टू पाई के लिए हमारे को पाई माइनस एक्स दे रखी थी। तो यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू इस इंटरवल के लिए एक्स रख ली और पाई बाय 2 टू पाई के लिए पाई माइनस एक्स कर दी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब बच्चा जी एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स भी कर सकते हो जैसा आपका मन करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे को दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हों और एक फंक्शन उसमें अलजेब्रिक फंक्शन हो बच्चा जी, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए यूवी फार्मूला को यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब यूवी फार्मूला क्या बोलता था कि जब भी हमारे को इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन मिलें, ठीक है, तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चा जी उसमें अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक है तो एक फंक्शन को हमारे को इंटीग्रेट करना है और दूसरे का डेरिवेटिव करना है। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना बच्चा जी, डेरिवेटिव आपने उस फंक्शन का करना है जो अलजेब्रिक होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक वाले का डेरिवेटिव करते जाना है। तो पहले तो अलजेब्रिक वाला फंक्शन एज इट इज़ मैंने इसको अलजेब्रिक मान लिया, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन करूँगा सेकेंड की। ठीक है, तो यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो उसको मैं वी को 1 से डिनोट करूंगा और डेरिवेटिव को डैश से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो माइनस यू का फर्स्ट डेरिवेटिव और वी की डबल इंटीग्रेशन, फिर प्लस यू का डबल डेरिवेटिव इंटू वी की थर्ड इंटीग्रेशन, फिर माइनस सो ऑन सो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं एक्सपेंड। तो अब यहाँ पे आपने इस रिजल्ट को यूज़ करना है। ठीक है, अब x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है साइन एन एक्स, तो x को हमने एज इट इज़ रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स दैट इज माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस साइन लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बच्चा जी एक माइनस साइन यहाँ से आएगा और एक माइनस साइन इस फॉर्मूला की वजह से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एन एक्स अपॉन एन, तो यहाँ पे एक एन ऑलरेडी था, एक एन और आ जाएगा एन स्क्वेयर। अब उसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, नेक्स्ट माइनस करके इसका डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आगे वाली टर्म्स जो है वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो इंटीग्रेशन इसकी खत्म हो गई। वैसे ही सेकंड वाले फंक्शन में इस फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इस फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन की तो वो ये आ गई, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव किया तो -1 आएगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसकी अगेन इंटीग्रेशन की तो वो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद मैं इसका स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करूंगा बच्चा जी, तो वो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मान लो इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने जरूर मेरे से डिस्कस करना है। सो दिस इज इक्वल टू बच्चा जी, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ एक टर्म्स, और यहाँ से मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ 4n स्क्वायर पाई, और ये आ जाएगा साइन एन पाई बाय 2। ठीक है, अब ये आ गई मेरे पास bn की वैल्यू। अब जो आपने इक्वेशन नंबर 8 छोड़ी थी उसमें bn को, उस इक्वेशन को देखो और जहाँ पे आपको bn दिखता है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो। ठीक है, क्लियर बच्चा जी।
अभी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जरा क्या बोलता है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन। अब सेम हमारे को वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, लेकिन इन बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ बाकी करने का सेम वे जो हम पीछे करते आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस की वजह से सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन क्या बोलती है कि टी जो है, जो आप कैपिटल टी मतलब सोल्यूशन जो आप निकालोगे वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड मतलब फाइनाइट होना चाहिए स्मॉल टी की हर एक वैल्यू के लिए, चाहे स्मॉल टी इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो जब भी आप सोल्यूशन निकालोगे बच्चा जी, उसको आपने टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए जरूर चेक करना है। ठीक है, जो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट रहेगा वही सोल्यूशन आप आगे लेकर चलोगे, अदरवाइज आप उसको पहले फाइनाइट बनाओगे। ठीक है, जैसे हम पीछे बना रहे थे। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रही है कि जब आप इस t का डेरिवेटिव करोगे तो वो इक्वल्स टू 0 रहेगा एट स्मॉल x इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन को भी यूज़ करना है। वैसे ही t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 0 रहेगा, चाहे x की वैल्यू क्या हो, a हो। इन कंडीशंस को भी यूज़ करना है। फिर t की वैल्यू x इंटू a माइनस एक्स होगी अगर स्मॉल t जो है वो क्या हो, 0 हो। तो बच्चा जी इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप टी का क्या करो, टी आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा जैसा कि पीछे हमारे को मिल रहा था 3 केस डिस्कस करने के बाद। ठीक है, उसका आप डेरिवेटिव करके इन कंडीशंस को उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कहाँ यूज़ होंगी, जहाँ पे आपके पास कर्ल टी ओवर कर्ल एक्स होगा। ठीक है, तो अब देखो जरा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं एज इट इज़ जैसा मैंने पीछे किया है वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन को लेकर चला। अब इक्वेशन जो थी वो x और t पे डिपेंड कर रही थी, मैंने उसका सोल्यूशन उसी फॉर्म में एज्यूम कर लिया। सोल्यूशन अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहाँ से हमारे को 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी जो कि k पे डिपेंड करेंगी। अब k के लिए 3 केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 3 केस डिस्कस करने के बाद मेरे को 3 सोल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे मेरे को 3 सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इसने अब मेरे को कंडीशन ये दे रखी थी कि अब कैपिटल टी जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए स्मॉल टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चा जी जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में जो सोल्यूशन मिल रहा है केस सेकंड के लिए, उसमें जैसे ही आप टी की जगह इन्फिनिटी रखोगे ये सारे का सारा रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे t की जगह इन्फिनिटी रखोगे ये सारे का सारा रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको तो हमारे को निगलेक्ट करना पड़ेगा। ये सोल्यूशन तो फाइनल सोल्यूशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके पास इक्वेशन 5 में सोल्यूशन आया था वो t से इंडिपेंडेंट था। स्मॉल t चाहे इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए लेकिन ये सोल्यूशन जो है वो फाइनाइट रहेगा, तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन में। तो एक मेरे पास ये डिफाइंड मिला, एक ये फाइनाइट मिला एज स्मॉल t अप्रोचेस टू 0, और एक इक्वेशन 7 में जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे को फाइनाइट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारे को ये फाइनाइट मिल रहा है एज स्मॉल टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और एक इक्वेशन नंबर 5 में मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मैं इन दोनों सोल्यूशंस को आगे डिस्कस करूंगा। इक्वेशन नंबर 6 वाले सोल्यूशन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैंने रीज़न बता दिया आपको। अब देखो जरा, बोलता है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट t is approaches to infinity, so therefore solution of equation 6 can be neglected। अब इक्वेशन 6 वाले सोल्यूशन को मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो अनडिफाइंड हो रहा था। ठीक है, तो हमारे को इसने बोला था कि आप वही सोल्यूशन लेकर चलोगे जो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट है। ठीक है, तो अभी मैं इक्वेशन नंबर 5 वाले सोल्यूशन को यूज़ करूंगा और इक्वेशन नंबर 7 वाले सोल्यूशन को यूज़ करूंगा। तो जब इक्वेशन नंबर 5 वाले सोल्यूशन को यूज़ किया तो ये था वो मेरे पास सोल्यूशन। अब इसका अब आगे वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी उसमें डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया तो कर्ल टी ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू a1 आ गया। अब बच्चा जी सेकंड और थर्ड बाउंड्री कंडीशन को मेरे को ये जो है वो 0 दे रखा है, कर्ल टी ओवर कर्ल एक्स 0 दे रखा है, तो वहाँ से मेरे को a1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 इज़ 0। अब a1 0 हो गया तो इस सोल्यूशन में हमारे को क्या मिल गया, t ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू b1। तो एक मेरे को ये सोल्यूशन मिल गया बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करने के बाद। अब नाउ इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 को लेकर चला, उसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा इस केस में क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसके बाद बच्चा जी सेकंड और थर्ड बाउंड्री कंडीशन, जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करूँगा तो वहाँ से मेरे को b3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और जब थर्ड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करूँगा तो लैम्डा इज इक्वल टू n पाई मिल जाएगा। अब इन दोनों को आपने उठाना है और इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देना है। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करने के बाद जो आपको फाइनल टेम्परेचर मिला बच्चा जी वो ये मिल गया। अब हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन रहेगा वो एक तो ये आ गया और दूसरा आप
जो 5 इक्वेशन नंबर 5 में बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके लेके आए थे, ठीक है। तो मेरे को ये फाइनल सोल्यूशन मिला। अब इसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, इक्वेशन नंबर 7 का जो सोल्यूशन था उसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ कर लिया, ठीक है। समीशन में होगी यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे को इंटरवल फाइनाइट दे रखा था, ठीक है। सो देयरफॉर बोलता था कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय, अब जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा वो एक इक्वेशन नंबर 9 में मिल रहा है हमारे को और इक्वेशन नंबर 8 में मिल रहा है, तो दोनों का सम कर देना है। तो टी ऑफ एक्स कॉमा टी एक इक्वेशन नंबर 8 में मिल रहा था हमारे को b1, यहाँ से मिला था इक्वेशन नंबर 5 से, और इक्वेशन नंबर 7 से हमारे को ये मिला। तो कंप्लीट सोल्यूशन में आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 6 वाला सोल्यूशन तो हमने निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जा रहा था टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 4, अब बचा बाउंड्री कंडीशन 4 को यूज़ करना और b1 और an की वैल्यू को निकालना है यहाँ से, ठीक है। अभी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 4, हाँ, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करूँगा तो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन बोलती थी कि t की वैल्यू x इंटू एक्स a माइनस एक्स होगी जब स्मॉल t 0 होगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखो, जहाँ पे t दिखता है वहाँ पे इसको पुट करो। ये हमारे को फोर्थ बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी, जब स्मॉल t 0 होगा तो कैपिटल T की वैल्यू ये होगी। तो कैपिटल T की जगह मैंने इस फंक्शन को पुट कर दिया और स्मॉल t की जगह 0 कर दिया, ठीक है। जैसे स्मॉल t को 0 करूँगा समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये आ गया, ये 1 बन जाएगा और ये रिजल्ट एज इट इज़, ठीक है। अब ये बच्चा जी मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में मिल रहा है, ठीक है। अब ये मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है बच्चा जी फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं कोसाइन सीरीज में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ बस सिर्फ हमारे को b1 को अगर मैं समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज bn cos 0 इंटू एक्स लिखूँ तो कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। अब cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा और bn समीशन जो है वो b1 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी कोसाइन सीरीज में चला जाएगा। तो यहाँ से बचा जी b1 की मेरे को वैल्यू मिलेगी 2/a अपर लिमिट ऑफ x, ठीक है। और इनटू जो यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है उसको लिखूंगा और इसके साथ जो फंक्शन था, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास a²/3 आ गया। वैसे ही an निकालने के लिए इसकी जो कोसाइन फोरियर सीरीज के लिए हमारे को जो पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 अपर लिमिट ऑफ x, जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन काम कर रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और जो यहाँ पे फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो लास्ट क्वेश्चन में किया। इसका आप डेरिवेटिव करते चलोगे, इसका इंटीग्रेशन करते चलोगे। दिस फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसने बाय पार्ट्स कर दिया, आपकी अपनी मर्जी है। अगर उससे करोगे तो 1-2 स्टेप जो है वो शॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा, आपने अगर बाय पार्ट्स करना है तो बाय पार्ट्स करके लिमिट अप्लाई करके फाइनली देख लेना आपने इसकी जो वैल्यू आएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको यूवी मेथड से करते हो तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी, ठीक है। 1-2 स्टेप जो है वो शॉर्ट में चला जाएगा ये। अब अच्छा जी an हमारे को ये मिल गया, ठीक है। अब दोनों an की वैल्यू को और bn की वैल्यू को उठाना और इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देना, ठीक है। अब ये जो था n इज़ even के लिए मिल रहा था हमारे को नॉन जीरो, तो n को हम even टू इन्फिनिटी वेरी कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी बच्चा जी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस जो है वो बनानी है, ठीक है। चेंज, अब ये जो मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव जो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब टेम्परेचर में चेंज जो आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0, वो बोलता क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन, क्वेश्चन नंबर 9 भी बचा जी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद देखोगे, जो अभी क्वेश्चन करवाया सेम वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है आपने, वो इसने सामने दे रखे हैं। अगर कोई स्टेप मान लो समझ में ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 10 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। अभी बाय बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने देख लेना इसको, ठीक है।